इलाका चाहे जैसा भी हो, हिंद की सेना दुश्मन को हर मोर्चे पर परास्त करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। घने जंगलों में भारतीय सेना के युद्ध कौशल का लोहा पूरी दुनिया मानती है। मेघालय के उमरोई में सेना ने अपना यही हुनर मंगोलिया के जवानों को सिखाया। यहां मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास में सेना ने दुर्गम इलाकों में अपने रण कौशल का प्रदर्शन किया। ये युद्धाभ्यास दोनों सेनाओं के बीच में बेहतरीन तालमेल का जरिया भी बना। दुर्गम पहाड़ पर अपने हौसले और रणकौशल को परखते जवान, रस्सी के सहारे तमाम बाधाओं को पार करने का हुनर तराशते सैनिक, फिटनेस और योग अभ्यास से संकल्प सिद्धि का अभ्यास करते देश के वीर सिपाही। ये भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट की तस्वीरें हैं। जवानों की 14 दिन की कड़ी ट्रेनिंग के बाद भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास का 16वां एडिशन मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ। भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच ये अभ्यास 3 जुलाई को शुरू हुआ था। इसमें मंगोलिया की क्विक रिएक्शन फोर्स बटालियन के 150 जवानों ने हिस्सा लिया। वहीं भारत की सिक्किम स्काउट बटालियन और दूसरी यूनिट के 45 जवानों ने इस साझा अभ्यास में भाग लिया। समापन समारोह में भारत की ओर से त्रिशक्ति कोर के लेफ्टिनेंट जनरल सुबिन ए मिनवाला, तो वहीं मंगोलिया की ओर से सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल गनव्यांबा सुनरे मौजूद रहे। बेशक साझा अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया की गहरी दोस्ती और आपसी सम्मान का प्रतीक है। इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने दुर्गम स्थानों में रणकौशल से जुड़ी तकनीक और अनुभव को आपस में साझा किया। समारोह के बाद भारतीय दल ने आधुनिक हथियारों और उपकरणों के जरिए अपनी ताकत का भी प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनी में आत्मनिर्भर भारत के तहत देश की उपलब्धियों को भी प्रस्तुत किया गया। इस दौरान दोनों देशों के बीच भविष्य में ज्वाइंट ऑपरेशन और आपसी रणनीतिक साझेदारी को लेकर भी चर्चा हुई। संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2004 में शुरू किया गया था और इसका पहला संस्करण मंगोलिया में आयोजित किया गया था। तब से हर साल ये अभ्यास दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित किया जाता रहा है। दोनों देशों की सेना के बीच इस साझा अभियान का मकसद आतंकवादी खतरे को लेकर अपने रणकौशल को दिखाना है। इस अभ्यास के दौरान सेमी अर्बन और पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों देशों के जवान अपनी सैन्य क्षमता परखते हैं और उसे और बेहतर बनाते हैं। जाहिर है, साझा अभ्यास रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों की दोस्ती और आपसी संबंधों की मजबूत कड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बारिश के मौसम में कुदरत आसमान से चुनौती पेश कर रही है और देश के तमाम राज्यों में इस चुनौती का सामना हौसले से किया जा रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत में बेतहाशा बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी है। यूपी बिहार के तमाम गांव पानी की चपेट में हैं। असम में बाढ़ का पानी गांव और शहरों में दाखिल हो चुका है। जोशीमठ में बारिश की वजह से बड़ा लैंडस्लाइड हो गया। इस वजह से रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। ये लैंडस्लाइड इतना बड़ा है कि रास्ते को साफ करने में कई दिन लग जाएंगे। नांदेड़ में एक ऑटो बाढ़ के पानी में बहता हुआ नजर आया। बताया जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ तो ऑटो में ड्राइवर के साथ कुछ सवारियां मौजूद थी। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश अपने तेवर दिखा रहे हैं। नदियां उफान पे हैं और तमाम रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। बारिश के इस मौसम में मध्य प्रदेश से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। तेज बारिश के बाद खरगोन में सैलाब आया और इस सैलाब में एक भारी भरकम वाटर टैंकर तिनके की तरह बह गया। एमपी से ज्यादा बुरे हालात गुजरात और महाराष्ट्र में भी हैं, जहां गांव के गांव पानी से घिरे हुए हैं। यहां तक कि पानी घरों में घुस गया है, काम बंद पड़े हैं, रोजमर्रा की जिंदगी पटरी से उतर गई है। गनीमत यह है कि खतरे का अंदेशा होते हुए लोग सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। बारिश आई, खुशियां लाई, मगर बादल ऐसे बरसे कि आफत हो गई। पहाड़ से मैदान तक जल प्रलय है और लहरों के तांडव में कहीं घर ढह रहे हैं, कहीं गाड़ियां बह रही हैं और तो और पानी का विशाल टैंकर भी
पानी के आगे टिक नहीं पाया, माचिस की डिब्बी की तरह तैरने लगा। इस सैलाब में टैंकर कुछ देर तक डूबता उतराता रहा, फिर पूरी तरह पानी में समा गया। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की है। खरगोन जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर बड़वाह तहसील के सनावद शहर में झमाझम बारिश होने की वजह से बांकुर नदी में जलस्तर बढ़ गया। फिर पानी तेजी से निकला और अचानक आई बाढ़ ने हड़कंप सा मचा दिया। नदी किनारे नगर पालिका का एक पानी का टैंकर खड़ा था, जो देखते ही देखते बह गया। लोग शोर मचाते रहे, पर टैंकर पानी में दूर तक बहता चला गया। तेज बारिश के बाद जल प्रलय की ऐसी तस्वीरें देश के कई हिस्सों में नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के अकोला में भी लहरों ने रौद्र रूप दिखाया है। आबादी वाले इलाके में जैसे नदी बह रही है, सड़कों पर पानी जमा है और पानी इतना ज्यादा है कि घर से निकलना मुश्किल है। और सड़कों की कौन कहे, बारिश का पानी घरों और दुकानों में तक घुस चुका है। आदमी जाए तो जाए कहाँ, बस हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना हो रही है कि पानी वापस लौट जाए। अकोला के हर हिस्से में ऐसी ही तस्वीर है। कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहां पानी जमा न हो। कुछ घंटों की मूसलाधार बारिश ने इस पूरे इलाके की सूरत ही बदल डाली है। सड़क पर बहते पानी के किनारे अपनी बाइक और गाड़ियों के साथ लोगों को खड़ा होना पड़ा। पानी की रफ्तार ऐसी है कि सड़क पार करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। यही नहीं, यहाँ छोटे बड़े सभी रास्ते मूसलाधार बारिश की वजह से बंद हो गए। कमोवेश ऐसे ही हालात महाराष्ट्र के अमरावती में भी हैं। बेहिसाब बारिश की वजह से धरती जलमग्न है और लोग बेबस। लगातार बारिश के बाद हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। नालवाड़ा में खेतों में खड़ी फसल बारिश की भेंट चढ़ गई है। नदी नालों में उफान की वजह से खेतों में कई फीट तक पानी भर आया है। महाराष्ट्र की तस्वीरें आपने देख ली, अब गुजरात का हाल देख लीजिए। सूरत के उमरपाड़ा से जो तस्वीर सामने आई है वो हैरान करने वाली है। उमरपाड़ा को गुजरात का चेरापूंजी कहा जाता है। चंद घंटे की मूसलाधार बारिश से यहाँ नदी नाले उफान पर आ गए। यहाँ रहने वाले लोग मुसीबत में आ गए। गोंडलिया गांव की तरफ जाने वाला बीरा नदी पर बना लो लेवल ब्रिज चंद घंटों की बारिश में जलमग्न हो गया। गुजरात में अकेले सूरत ही नहीं, ज्यादातर इलाकों का यही हाल है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। शहरों में भी सड़कों पर पानी जमा है। आने जाने की तमाम दुश्वारियां हैं। सरकार और प्रशासन दोनों ही हर संभव राहत पहुंचाने की कोशिशों में लगे हैं, मगर राहत तो तभी मिलेगी ना जब बारिश थमेगी और पानी उतरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारी बारिश की वजह से वाराणसी में गंगा नदी उफान पे है। एहतियात के तौर पे लोगों को पानी की तेज धारा से दूर रहने को कहा गया है। वाराणसी में रेस्क्यू टीमें तैनात हैं और किसी भी हालात से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 20 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि अभी चेतावनी बिंदु से जहां 8 मीटर तो खतरे के निशान से 9 मीटर नीचे गंगा बह रही है, लेकिन अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो घाटों की सीढ़ियां हैं वो धीरे धीरे जलमग्न होना शुरू हो गई है। और देख सकते हैं हमारे ठीक सामने मणिकर्णिका महाश्मशान घाट है, वहां तक गंगा आगे बढ़ चली है। तो वहीं दूसरी तरफ रत्नेश्वर महादेव का वो जो घुमा हुआ मंदिर है, जिसे काशी करवट के नाम से भी जानते हैं, उसका स्वरूप ही ऐसा है कि वो मंदिर थोड़ा सा एक कोण पर झुका हुआ है। और बाढ़ के इस सीजन में, बाढ़ के इस प्रकोप के वक्त और भी भयावह सा लगता है। और ये दूसरी तरफ ये काशी विश्वनाथ धाम का ये गंगा द्वार वाला गेट है। देख सकते हैं इनकी सीढ़ियों तक गंगा का जलस्तर आ पहुंचा है। जलकुंभी जो बाढ़ से होते हुए इन मैदानी इलाकों तक आ पहुंचती हैं,
वो भी देखी जा सकती है और लगातार पानी में जो बहाव है वो तेज होता चला जा रहा है। जर्मन हैंगर यहाँ लगाया गया है सावन में श्रद्धालुओं के मद्देनजर। सावन की तैयारियां भी चल रही हैं, चूंकि बहुत ही कम समय रह गया है, लेकिन जिस हिसाब से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है, जो गंगा घाट किनारे छोटे मंदिर थे वो जलमग्न होना शुरू हो गए हैं। आरती स्थल तक पानी पहुंच गया है और साथ ही साथ जो लोग गंगा किनारे अपना जीवन यापन करने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, ऊंचाई वाले स्थान पर जा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा स्पीड से पानी बढ़ रहा है सर। ये माना जाए तो कुछ ही दिन में बोट यहाँ की बंद हो जाएगी। उस पार की बोट बंद हो गई है। फिलहाल में घाट साइड सीन चल रही है, जो कि 1-2 दिन में ये भी बंद हो सकती है। और चलिए अब बात भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार की करते हैं। मंदिर प्रशासन कल रत्न भंडार के अंदरूनी चेंबर को फिर से खोल देगा ताकि इसमें मौजूद आभूषणों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सके। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान का ये खजाना 46 साल बाद 14 जुलाई को खोला गया था और अब इस खजाने को कल यानी 18 जुलाई को फिर से खोला जा रहा है। कल सुबह 9:51 से दोपहर 12:15 के बीच रत्न भंडार के ताले खोल दिए जाएंगे। संबंधित लोग भीतरी रत्न भंडार में प्रवेश करेंगे, जिसके बाद इसमें मौजूद कीमती सामान को अस्थायी स्टोर रूम में शिफ्ट किया जाएगा। इस दौरान एएसआई के सदस्य मौजूद होंगे। यही नहीं, कल रत्न भंडार के खोले जाने से लेकर उसे शिफ्ट करने तक की वीडियोग्राफी की जाएगी। आपके सामने 7 तस्वीरें हैं। आपके सामने 7 तस्वीरें और ये तस्वीरें बता रही हैं कि रत्न भंडार से जुड़ी जानकारियों को लेके लोगों में किस तरह की चर्चा है। लगातार इस पर बातचीत हो रही है कि कल रत्न भंडार खुलने हैं, कल सुबह का इंतजार है और जबरदस्त सिक्योरिटी का इंतजाम भी किया गया है। भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार एक बार फिर 18 जुलाई को खोला जाएगा। देश भर की निगाहें भगवान के रत्न भंडार पर लगी हैं। श्रद्धा और आस्था के बीच लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। भगवान के रत्न भंडार से जुड़ी किंवदंतियां भी लोगों की जिज्ञासा की बड़ी वजह है। हालांकि पुराने रिकॉर्ड्स में भंडार के भीतर हीरे जवाहरात से जुड़े आभूषणों के होने का जिक्र किया गया है। इसका खुलासा अब जल्द होगा। इससे पहले 14 जुलाई को बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद रत्न भंडार के ताले खोले गए और इस विशेष कार्य के लिए सरकार की ओर से बनाई गई समिति के सदस्यों ने अंदर जाकर स्थिति का जायजा लिया। रत्न भंडार खुल चुका है। जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एसओपी है, जो मार्गदर्शिका है, उसी के हिसाब से बाहर रत्न भंडार जो है, वहाँ जो डिफरेंट रिचुअल्स के लिए जो रहता है स्वर्ण अलंकार वहीं रहता है। उसको हम लोगों ने टेम्पोररी स्ट्रांग रूम में शिफ्ट कर चुके हैं और उसको लॉक भी हो चुका है और मजिस्ट्रेट के सामने। और जो जो सेबायत वहाँ रहना चाहिए, भंडार मेकअप, श्री गजपति महाराज जी के प्रतिनिधि और टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रतिनिधि, वो हो चुका है। जो भीतर रत्न भंडार है उसका पहले नहीं खुला था, 1978 में पहले खुला था और उसके बाद परसों खुला है 14 जुलाई को। और उसका जो लॉक था, उसको जो चाबी था ट्रेजरी में, उससे खुला नहीं। तो गवर्नमेंट का जो अप्रूव्ड गाइडलाइंस है या एसओपी है, उसी के हिसाब से, क्योंकि वो खुला नहीं पुरानी चाबी से, तो उसको हम लोगों को तोड़ना पड़ा मजिस्ट्रेट के सामने और वीडियोग्राफी भी कराया गया। हालांकि भीतरी भंडार के ताले चाबियों से जब नहीं खुले तो उन्हें तोड़ दिया गया, लेकिन समय की कमी के कारण वहां मौजूद बॉक्स, अलमारी और संदूक नहीं खोले जा सके, जिसे कल खोला जाएगा। अंदर वाला जो रत्न भंडार है, इसमें एएसआई उसका रिपेयरिंग का काम रखेगा 5-7 दिन का। तो उसके बाद फिर अंदर ये सामान पूरा शिफ्ट हो जाएगा और अंदर ही उसका गिनती शुरू होगा। मतलब गिनती, मतलब हमारा जो प्लान है 78 में, उसका नंबर्स कितना, कौन सी अलंकार का, मतलब कौन सी ऑर्नामेंट का कितना नंबर है, ये एक डाटाबेस बन चुका है। दैट विल बी द रेफरेंस डॉक्यूमेंट। हम लोग क्या करेंगे, उसका एक डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाएंगे। जांच के बाद रत्न भंडार के आभूषणों की डिजिटल लिस्ट बनाई जाएगी। इसे लेकर रिजर्व बैंक की विशेषज्ञ टीम भी रत्न भंडार में पहुंचेगी। 46 सालों से बंद पड़े रत्न भंडार के भीतर भंडार को जब खोला गया तो उसके भीतर रत्नों और आभूषणों से भरे
12 बक्से और एक अलमारी पाई गई। और 46 साल पहले जब इस भीतर भंडार की सूची यानी इन्वेंटरी बनाई गई थी तो इसमें जो रत्न हैं, जो अनमोल रत्न हैं, उनकी डिटेल नहीं बनाई गई थी। लेकिन इस बार भीतर भंडार में जो रत्न हैं, विशेष करके जो अनमोल बेशकीमती जेम स्टोन हैं, उनकी डिटेल इन्वेंटरी बनाई जाएगी। और इसके लिए एक विशेषज्ञ टीम रिजर्व बैंक की ओर से आ रही है और इस रिजर्व बैंक की विशेषज्ञ टीम में जेम स्टोन और ज्वेलरी विशेषज्ञ भी शामिल हैं। अब कल यानी 18 जुलाई को सुबह 9:28 के शुभ मुहूर्त से दोपहर 12:28 तक कमेटी के सदस्य भीतर भंडार में जाकर रत्नों से भरे संदूकों को मंदिर के अंदर ही एक तय स्थान पर रखेंगे। रत्न भंडार के अंदरूनी हिस्से में मौजूद खजाने को लेकर जल्द खुलासा होगा। लिहाजा अब वो दिन दूर नहीं जब भगवान जगन्नाथ के इस भंडार के अनमोल रत्नों के बारे में पुख्ता जानकारी सार्वजनिक होगी और लोग इसके दर्शन कर सकेंगे। अनुपम मिश्रा, पुरी, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको एक एक करके बताते हैं कि आखिर भगवान जगन्नाथपुरी का रत्न भंडार इतनी चर्चा में क्यों बना है और क्या रत्न भंडार से जुड़ी खास बातें हैं। दरअसल भगवान के रत्न भंडार के भीतर 2 तरह के खजाने जो है मौजूद है। कहते हैं बाहरी खजाने में भगवान का सोने का मुकुट मौजूद है। देखिए, रत्न भंडार के बाहरी हिस्से में ही सोने के 3 हार भी रखे गए हैं। खजाने में जो हार मौजूद है उनमें एक हार का वजन ही 120 किलो बताया जाता है। और बाहरी के बाद एक आंतरिक खजाना भी मंदिर में मौजूद है जिसमें 76 तरह के सोने के आभूषण मौजूद हैं। आंतरिक खजाने की बात करें तो यहाँ सोना, हीरा, मूंगा से बनी प्लेट्स मौजूद हैं। इससे पहले 46 साल पहले साल 1978 में जगन्नाथ मंदिर के भीतर मौजूद खजाने को खोला गया था। 1978 में जब खजाना खोला गया था तो उस वक्त इसमें 140 किलो आभूषण की गणना की गई थी। और यही नहीं, 46 साल पहले भगवान के खजाने में 256 किलो चांदी के बर्तन गिने गए थे। वैसे तो हर 3 साल में भगवान के रत्न भंडार में जांच के नियम है, लेकिन 46 साल तक रत्न भंडार को खोलने के नियमों का पालन नहीं किया जा सका। ओडिशा के पुरी में समंदर किनारे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी एक खूबसूरत सैंड आर्ट बनाई गई है। इसमें भगवान जगन्नाथ के साथ उनके रत्न भंडार को उकेरा गया है। इस सैंड आर्ट को मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाया है। असल में 46 साल बाद भगवान जगन्नाथ का रत्न भंडार खुला है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ की भव्यता को दिखाती ये सैंड आर्ट अपने आप में बेहद खास है। आज देवशयनी एकादशी है और आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। यूं तो पूरे साल 24 एकादशी आती है, मगर देवशयनी एकादशी का पर्व भगवान हरि की विशेष कृपा पाने का अवसर होता है। तो आइए जानते हैं क्या है देवशयनी एकादशी की पूजा विधि। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यूं तो साल में 24 एकादशी पड़ती है और जब अधिक मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। इन सभी एकादशियों में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु की आराधना के लिए बेहद विशेष माना गया है। जो भी पूर्ण विधि विधान से देवशयनी का व्रत रखता है, देवशयनी में आप सुबह 4 बजे उठ जाइए। 4 बजे उठने के बाद पश्चात आप बढ़िया स्नान करिए। स्नान करने के पश्चात आपके घर में जो भी ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराइए और पंचामृत से स्नान कराने के बाद उनको बढ़िया पुष्पों से उनका श्रृंगार करिए। श्रृंगार करने के बाद आपको करना क्या है, ठाकुर जी की दिव्य आरती करिए। आरती के बाद आप एकादशी की कथा पढ़िए, जो देवशयनी एकादशी उसकी कथा पढ़िए। फिर आप फलाहार कुछ ले सकते हैं, आपको फलाहार लेना है और उस दिन ज्यादा से ज्यादा आपको भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का कीर्तन करना है। जितना ज्यादा हो सके भगवान की भक्ति करिए, भगवान का नाम जप करिए, ज्यादा से ज्यादा दान करिए। दान का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया। कहते हैं कि अन्य दिन जो आप दान करते हैं उसका तो जो फल मिलता है वो तो प्राप्त होते ही होता है, पर एकादशी वाले दिन उसमें भी देवशयनी एकादशी बहुत बड़ी एकादशी मानी गई। देवशयनी एकादशी में जो आप दान करते हैं तो उसका सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है। तो यथासंभव यथास्थिति जो भी आपकी स्थिति है उस स्थिति से आप खूब दान करिए। देवशयनी के दिन श्री हरि की विधिवत उपासना करके उनकी विशेष कृपा पाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए पूजा की उत्तम विधि जानना जरूरी है। तो आइए आपको बताते हैं देवशयनी एकादशी पर आपको कैसे करनी है भगवान विष्णु की उपासना।
देव सैनी पर भगवान विष्णु को पूजा करने का सबसे सर्वोत्तम बात है कि एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं या पीला रंग कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। स्नान ध्यान करके शुद्ध साफ कपड़े पहनकर सेंट लगाकर यानी गुलाब का इत्र लगाकर और गुलाब का इत्र भगवान विष्णु को भी अर्पित करके धूप देव नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करें, उनका स्मरण करें, उनको सेब का भोग लगाएं, उनको पीली वस्तु का भोग लगाएं, उनको गुलाब के फूल का माला चढ़ावें, उनको इत्र चढ़ावें। इस तरह से करने से भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार से यह पूजा संपन्न हो जाती है। रात को विशेष विधि विधान से श्रीहरि की पूजा करें, पीली वस्तुएं विशेषकर पीला वस्त्र अर्पित करें, श्रीहरि के मंत्रों का जाप करें, आरती उतारें। आरती के बाद निम्न मंत्र से भगवान विष्णु की प्रार्थना करें। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जमत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि जगत सर्व चराचरम। प्रार्थना के बाद भगवान से करुणा के लिए कहें। तो आप भी श्रीहरि का ध्यान और उनकी उपासना पूरी श्रद्धा के साथ करें और पालें भगवान विष्णु और भगवान शिव का वरदान। लखनऊ के पंतनगर, खुर्रम नगर और अबरार नगर में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुकरैल नाले के किनारे बने मकानों को नहीं गिराने का आदेश दिया है। इस फैसले से गम में डूबे 2000 परिवारों में खुशी का माहौल है। यूपी सरकार के इस फैसले के बाद लोगों ने जबरदस्त तरीके से जश्न भी मनाया। ये तस्वीरें गवाह हैं उन आंसुओं में डूबे गुस्से और गम की जिन्होंने यूपी के सीएम का भी दिल पिघला दिया। अब देखिए नजारा बदल गया है। यहाँ जश्न का माहौल है, हर घर खुशहाली से सराबोर है। कहाँ जाएंगे हम लोग का भविष्य कैसे होगा बताइए? कैसे कहाँ जाएंगे हम लोग बताइए? कहाँ से जाएंगे? हमारे माता पिता इतना घर खड़ा करते हैं, आप लोग बनवाया है, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? योगी जी को धन्यवाद बोलते हैं भाई, हम योगी जी को धन्यवाद बोलते हैं और आपको भी हम धन्यवाद बोलते हैं। आप ही ने हमारी बात सरकार के पास पहुँचाया, घर बच गया। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार योगी जी से मिलना चाहती हूँ, बस उनका धन्यवाद कहना चाहती हूँ बस। लखनऊ के कुकरैल नाले के पास रह रहे लोगों के पिछले कुछ दिन बड़े भारी रहे। प्रशासन की ओर से पंतनगर, रहीम नगर समेत 4 इलाकों के मकानों को अवैध घोषित कर दिया गया। मकानों के आगे क्रॉस के निशान भी बना दिए गए। प्रशासन का दावा था कि ये मकान डूब क्षेत्र में आते हैं। डूब क्षेत्र यानी ऐसा इलाका जहां हर साल बाढ़ आने की सबसे ज्यादा आशंका होती है। इस फरमान के जद में आए 2000 परिवारों की सांसें थमने लगी। हर दिन मुश्किल में गुजरने लगा। अपने आशियाने से जुदा होने का डर इन्हें दिन रात सताने लगा। लोगों का ये दर्द जब मुख्यमंत्री के दरबार तक पहुंचा, तब सीएम योगी ने इस मसले पर लोगों से मुलाकात की, उनका दर्द समझा और लोगों के घरों के गिराए जाने के फैसले पर रोक लगा दी। इस फैसले को लेकर सीएम योगी के ट्वीट ने 2000 परिवारों को राहत की सांस दी। हलचल का ये है कि अब तक के हम लोग गम में नहीं सो पा रहे थे, अब हम लोग खुशी में नहीं सो पा रहे हैं। हम लोग के साथ इतनी खुशी, इतना माहौल दे दिया योगी जी ने, इतनी ज्यादा खुशी कि हम लोग कुछ बयां ही नहीं कर सकते हैं। मंजिल मिलेगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। ये लोगों के संघर्ष का परिणाम मिला है। यहाँ पर लोगों ने इतना वो किया, अपनी आवाज योगी जी तक पहुंचाई है। उसके बाद उन्होंने उसको देखा, अनदेखा नहीं किया है, उन्होंने उस पे अपना संज्ञान दिया है और लोगों की ये जीत हुई है। योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। इस फरमान की जद में आए पंतनगर में उत्तराखंड के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, जिन्होंने इस खबर को सुनते ही हरेला पर्व की तैयारी शुरू कर दी। इस राहत की खबर ने प्रकृति से जुड़े इस पर्व की रौनक को और बढ़ा दिया है, मानो प्रकृति ने इन लोगों को दोहरा उपहार दिया हो। पंतनगर यानी वो जगह जहां अब इस समय जो चर्चा में इस वजह से है कि वहाँ के मकानों को ग्रीन बेल्ट होने की वजह से डिमोलिश करने की बात चल रही है। हालांकि उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है और उम्मीद की किरण जगी है, लेकिन इस बीच हरेला पर्व भी शुरू हो गया है और उल्लास सभी तरह की समस्याओं पर, सभी तरह की दुश्वारियों पर हमेशा भारी होता है। और हरेला पर्व पर जिस तरह का उल्लास है वो हम देख रहे हैं। गा करके सुनाइए, गा करके दिन यो मास भेटन जीर उम्मीद है इन 2000 परिवारों की मुस्कान
यूं ही बरकरार रहेगी और उनके आशियाने यूं ही आबाद रहेंगे। लखनऊ से शिल्पी सेन और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात देश के बजट की करते हैं। मोदी सरकार 3 के बजट की तैयारियां शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत नॉर्थ ब्लॉक में हलवा सेरेमनी के साथ हुई, जहां खुद वित्त मंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों का हलवे से मुंह मीठा करवाया। अब से बजट पेश होने तक ये बजट की गोपनीयता के चलते ये अधिकारी मंत्रालय में ही रहेंगे। देखिए हलवा सेरेमनी से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट। नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में हलवा सेरेमनी के साथ इस साल के बजट की तैयारियां शुरू हो गई। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने खुद मंत्रालय के कर्मचारियों को हलवा परोसा, जिसे बजट की तैयारियों की शुरुआत मानी जाती है। हलवा सेरेमनी के दौरान वित्त मंत्री ने बजट से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं भी दी। आजादी के बाद से बजट के पहले हलवा सेरेमनी मनाए जाने का रिवाज है। किसी शुभ काम से पहले मीठे की भारतीय परंपरा पर आधारित है ये रिवाज, ताकि वो काम अच्छे से हो सके। इसे बजट की प्रिंटिंग से पहले नॉर्थ ब्लॉक में मनाया जाता है। इसमें एक बड़ी कढ़ाई में पारंपरिक तरीके से हलवा बनाया जाता है। वित्त मंत्री हलवे को खुद अपने हाथों से सभी अधिकारियों को परोसती हैं। हलवा सेरेमनी के बाद बजट पेश होने तक इससे जुड़े किसी भी अधिकारी को मंत्रालय का परिसर छोड़ने की अनुमति नहीं होती है। इस साल 23 जुलाई को पीएम मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया जाएगा, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इसके साथ ही वे लगातार 7वीं बार केंद्र बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इससे पहले उन्होंने इसी साल 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। इसके बाद बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। मोदी सरकार के कार्यकाल का पहला बजट होने के चलते लोगों को इससे उम्मीदें भी ज्यादा हैं। खास तौर से टैक्स पेयर के लिए वित्त मंत्री कुछ लाभों की घोषणा कर सकती हैं। बहरहाल बजट में सरकार की ओर से क्या छूटें मिलती हैं और कौन से नए अधिभार लाए जाते हैं, ये तो बस कयास की बातें हैं। उम्मीद है कि जब बजट का पिटारा खुले तो लोगों के दिलों में भी इस हलवे की तरह मिठास भरती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात एक ऐसी मशीन की जो 45 मिनट के अंदर किसी भी बच्चे को बोरवेल से रेस्क्यू करा लेगी। इसको बनाने वाले 12वीं क्लास के बच्चे का दावा है कि 300 फीट की गहराई तक ये मशीन वायरलेस काम कर सकती है। 16 साल के मयंक इस डिजाइन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंस्पायर अवार्ड मानक में 10,000 का इनाम जीत चुके हैं। मयंक के पिता एक फोटोकॉपी की दुकान चलाते हैं, जो अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रहे हैं। बोरवेल में गिरने वाले हर बच्चे की किस्मत पंजाब के फजिल्का के इस बच्चे की तरह नहीं होती है, जिसे 4 दिन पहले सिर्फ आधे घंटे की मशक्कत के बाद बोरवेल से सुरक्षित निकाल लिया गया। हर साल देश भर से बोरवेल में बच्चों के गिरने की खबर आती है। जहां कहीं भी बोरवेल में कोई बच्चा फंसता है, सेना से लेकर एनडीआरएफ की टीम बगैर वक्त गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट जाती है। कई घंटों, यहाँ तक कि कई दिनों तक रेस्क्यू चलता है। कुछ मामलों में सफलता मिल जाती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में बच्चों की मौत के साथ रेस्क्यू नाकाम हो जाता है। अक्सर हम ऐसी कई कहानियां सुनते हैं, कई घटनाएं देखते हैं जिसमें कोई बच्चा किसी बोरवेल में गिर जाता है और फिर लंबा टाइम लगता है उसे उस बोरवेल से रेस्क्यू करने में। ऐसे में कई दिनों तक उस बच्चे की जान खतरे में होती है। ये भी आशंका होती है कि वो जान बच पाएगी या फिर नहीं। ऐसी ही स्थिति को 100% टालने के लिए 16 साल के स्कूली छात्र ने एक ऐसा रोबोट बनाया है, जिसको लेकर दावा है कि घंटों और दिनों तक चलने वाले रेस्क्यू 45 मिनट में पूरा हो जाएगा। ये मैंने मल्टी रेस्क्यू रोबोट बनाया जो कि बोरवेल, टनल्स, माइंस वगैरह सिचुएशन में हमारी हेल्प करेगा उन लोगों की जान बचाने में। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक रोड दिया हुआ है जो कि बच्चों को पैर के बीच में जाके लॉक करेगा। ये कुछ इस हिसाब से ये हमारा पैर के बीच में जाके लॉक हो जाएगा। ये कुछ इस हिसाब से
ये कुछ ऐसे लॉक हो जाएगा। ये जो हमारा रोड है ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, उसके बाद उस बच्चे को लॉक कर लेगा। मतलब ये जो रॉड वाला हिस्सा है ये टांगों के बीच में जाएगा, यहाँ से लॉक करेगा ताकि बच्चा वापस नीचे ना गिरे। और ये दूसरा, ये जो चीज हमने इसे ऊपर इसलिए रखा है, क्या होता है कि ये ज्यादा एरिया दोनों कवर करके जाते हैं, जैसे हमने ऊपर इसलिए रखा है कि जिससे कि बच्चा दोबारा इसके अंदर वापस ना गिर जाए, तो ये हमने इसलिए ऊपर रखा है। उसके बाद जब बच्चा लॉक हो जाता है वहाँ पे तो हम इसे ऊपर लाते हैं जिससे कि ये सेफ्टी हो जाए, बच्चा बोरवेल के अंदर हिले ना। ये कुछ इस हिसाब से यहाँ पे बच्चे के पास इस हिसाब से चला जाएगा रोड, और उसके जाके इस बच्चे को पकड़ लेगा। उसके अलग अलग इसके अंदर फीचर डाले हुए। देखिए इस तरह से मान लीजिए कोई बच्चा नीचे है तो ये रॉड जाएगी और पहले टांगों के बीच से इस तरह से बच्चे को लॉक कर देगी। उसके बाद एक दूसरी रॉड आएगी जो कि पेट के पास से बच्चे को पूरी तरह से लॉक करेगी, टाइट करेगी, ताकि जब ये मशीन ऊपर की तरफ जाए तो मूवमेंट बच्चे का दाएं बाएं ना होने पाए, उसे कोई चोट ना लगने पाए। रेस्क्यू के दौरान बोरवेल, टनल या खदान में गिरे या फंसे व्यक्ति से जुड़ी दूसरी जानकारियां भी मिलती रहे, इसके लिए कई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर अलग अलग फीचर, जैसे ये भी 8 इंच का, ये 8 इंच का मशीन है, ये एक्सटेंड हो सकता है 12 इंच तक के रेस्क्यू ऑपरेशन में। यहाँ पे ये चीज देख सकते हो, ये बाहर निकली हुई है, वैसे ये कम भी हो जाती है, ज्यादा भी हो जाती है। ये हम अपने रेस्क्यू ऑपरेशन के हिसाब से हम इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। अलग अलग फीचर है, जैसे हमें जैसा लग रहा है कि हमारी मशीन काम नहीं करने वाली, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लॉकिंग नेल्स बाहर निकाल करके मशीन को उसी पोजीशन पे होल्ड कर सकते हैं। ये कुछ हिसाब से ये ब्लॉकिंग नेल्स इस हिसाब से बाहर निकल जाएंगे और बोरवेल में जाके लग जाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि अगर हमें हमारी मशीन काम करना बंद कर जाए तो हम इसे वहां पे रोक देंगे और हम दूसरा ऑपरेशन शुरू करेंगे उस वक्त, अगर इनकेस हमारा मशीन काम नहीं करता तब। वैसे तो हमारा 99% एफिशिएंट है कि हम इसको रेस्क्यू कर लेंगे। इसके अंदर एक कैमरा लगा हुआ है जो कि बच्चे की वीडियो फुटेज भेजेगा। हाँ, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। उसके बाद इसके अंदर एक माइक भी लगा हुआ है, स्पीकर भी लगा हुआ है, जो कि हमें ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, जिससे बच्चा वहाँ पे पैनिक नहीं होगा, मतलब ऊपर अपने मम्मी पापा से जो बात कर सकेगा तो वहाँ पे वो पैनिक नहीं होगा। उसके बाद अलग अलग सेंसर है, जैसे इसके अंदर यहाँ पे हार्ट बीट सेंसर लगा हुआ है, जो कि बच्चे की हार्ट बीट और क्या कहते हैं टेम्परेचर बताएगा बॉडी का कि बच्चा अलाइव है या डेथ है, या उसकी हार्ट बीट कैसी है। उस हिसाब से हम मशीन को ऑपरेट करेंगे। हार्ट बीट ज्यादा होगा तो हम उसके पेट के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं रखेंगे। इसके अंदर एक प्रेशर सेंसर है जो कि पेट को जो दबा रहा है, जो रोड, उसके अंदर हमें पता चलता है कि कितना प्रेशर वो पेट के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है। इसके बाद इसके अंदर डिस्टेंस सेंसर है, जैसे कि बच्चे की हाइट हमें ऊपर पता चल जाती है, उसके आधे हाइट के हिसाब से हम इसको भेजेंगे। जब बच्चा उस पोजीशन पे आ जाएगा तब जाके हम उसके पैर के बीच में जाके लॉक करेंगे। आधा हाइट क्यों, इसलिए क्योंकि हमें एग्जैक्ट पैर की पोजीशन में चाहिए, तो इसके अंदर एक डिस्टेंस सेंसर है। उसके इसके अंदर एक बारोमीटर है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताएगा, जिस हिसाब से हम इसके अंदर ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। उसका इसके अंदर गैस सेंसर्स भी है, जैसे अलग अलग जैसे हार्मफुल गैसेस होती है नीचे, अगर हम उस बीच में हम कोई ऑक्सीजन डालते हैं तो वो गैस जहरीली गैस बन सकती है उस वक्त, तो इसलिए हम वहाँ पे इसके अंदर गैस सेंसर भी हमने इंस्टॉल किया है जो कि ऑक्सीजन उस हिसाब से लिमिट में छोड़ेगी। इसके अंदर ही आपका ऑक्सीजन सेंसर है, अगर इनकेस बच्चा बेहोश है, अगर हमें उसे होश में लाने की कोशिश करनी है तो इसके अंदर एक पानी का सिस्टम भी डाल रखा है जो कि स्प्रिंकल करके उस बच्चे को होश में लाने की कोशिश करेगा। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले मयंक ने 3 साल पहले बोरवेल में बच्चों की जिंदगी बचाने वाली इस मशीन का प्रोटोटाइप बनाया था। कोविड में भी मैंने 3 केसेस देखे थे घर में, क्योंकि रहता था, न्यूज में हमें केसेस मिले थे 3 मेरे को, तो उसी वक्त मेरे को आइडिया आया। तो 9th में आकर एक इंस्पायर अवार्ड मानक नाम का कंपटीशन था, तो उसमें मेरे को अप्लाई करना था। तो हमने 9th में आके मैंने इसका आइडिएट किया। उसके बाद हमने 10th में उसका आइडिया सबमिट किया इंस्पायर अवार्ड में, तो उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ, वहां से मेरे को 10,000 मिले। मयंक की तरफ से बनाई गई इस जीवन रक्षक मशीन की एनडीआरएफ के अधिकारियों ने भी खूब सराहना की। अगर ये एनडीआरएफ का भी हिस्सा बनता है तो जाहिर तौर पर एनडीआरएफ को भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में ये काफी मजबूती देगा। बोरवेल या ट्यूबवेल के गड्ढे खुले छोड़ने की वजह से मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ होता रहता है। खेत में खुले पड़े बोरवेल में मौत के मामलों पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी साल 2010 में निर्देश जारी किए थे। बावजूद इसके बोरवेल में गिरने से मौत के मामले कम नहीं हो सके। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2018 से 2021 के बीच देश भर में 281 लोगों की मौत बोरवेल में गिरकर हुई है। अब मयंक की बनाई इस मशीन से ऐसे हादसों की संख्या में कमी आने की उम्मीद जगी है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको दिखाते हैं कामयाबी का किस्सा। ये ऐसे जुझारू कैंडिडेट्स की स्टोरी है जिन्होंने तमाम बाधाओं को लांघकर यूपीएससी के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या ईपीएफओ अधिकारी की कठिन परीक्षा में सफलता पाई है।
हिसार के नारनौंद गांव के रहने वाले सचिन नेहरा ने EPFO अधिकारी की परीक्षा टॉप कर अपने गांव, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। सचिन फिलहाल दिल्ली में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। खास बात ये है कि सचिन ने अपने मित्र की पत्नी को भी EPFO की परीक्षा में सफलता हासिल करने में मदद की है। पूनम नादन ने 34वीं रैंक हासिल की है। झज्जर की रहने वाली पूनम भी दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कार्यरत है। इतने साल से मैरिड हूँ, तो अब मेन जो मैं दूंगी क्रेडिट को मेरे हस्बैंड को दूंगी। मेरा 5 साल का बेटा है, उसके साथ तैयारी करना बहुत मुश्किल था, बट स्टिल इन्होंने मुझे हर स्टेप पे बहुत सपोर्ट किया। एंड थर्ड सर सचिव, जिसकी रैंक 1 है, इसने मुझे पढ़ाया, साथ में अपनी भी तैयारी कर रहा था और मुझे भी पढ़ा रहा था, इस लाइन में मुझे लेके आया। तो सर जैसे कि आप देख सकते हैं, इस जर्नी में बहुत से फेलियर्स भी आए, बहुत सी सक्सेस भी आई, और लेकिन पिछले 10-15 सालों की जो भी मेहनत थी, जो भी एक हार्ड वर्क था, वो फाइनली पेड ऑफ, और इसमें एक रैंक मिल के बहुत खुशी हो रही। कामयाबी की दूसरी तस्वीर यूपी के बांदा से है। यहाँ के विवेक गुप्ता ने UPSC EPFO एग्जाम में 20वीं रैंक हासिल की है। विवेक के पिता मोबाइल रिचार्ज की दुकान चलाते हैं। सर मैं यही कहना चाहूँगा, जो मेरा खुद का अनुभव है कि डेडिकेशन से अगर किसी भी काम को वो करेंगे तो उसमें उनको सफलता देर से सही लेकिन मिलेगी अवश्य। तो कैसे पढ़ाई करें, वो नोट्स कैसे बनाएं, कुछ अपना अनुभव बताइए। सर मैं तो यही कहूँगा कि अगर उनको फाउंडेशन स्ट्रांग करना है तो बेसिक पढ़ाई करें, जो NCERT है उसको अच्छे से कवर अप करें, और उसके बाद कोर्सेज भी ले सकते हैं ऑनलाइन, या तो फिर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूट्यूब पे कई सारी चीजें अवेलेबल हैं। सफलता की ये तस्वीरें साफ बयां करती है कि अगर इरादा पक्का हो और खुद पर विश्वास, तो कोई लक्ष्य मुश्किल नहीं। गुरुग्राम से नीरज कुमार वशिष्ठ और बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबर अमेरिका से आई है। अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद उनकी सुरक्षा का मसला सुर्खियों में आ गया है। इसी बीच मिल्वॉकी में रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन वाली जगह के पास से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। ये संदिग्ध मास्क पहने हुआ था। उसके पास से AK-47 राइफल मिली है। मिल्वॉकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन चल रहा है। इससे पहले रविवार को पेनिसिल्वेनिया में ट्रंप की एक चुनावी सभा के दौरान अचानक से गोलियां चलने लगी थी। एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छूकर निकल गई थी। हमले के तुरंत बाद ट्रंप ने हवा में मुट्ठी लहराते हुए मजबूत इरादों को जाहिर किया था। अब उनके इस अंदाज के टैटू बनाए जा रहे हैं। ट्रंप पर हमले के बाद अमेरिका में एक नए तरह के टैटू कल्चर की शुरुआत हो गई है। इस घटना के बाद समर्थक ट्रंप की तस्वीरें और अमेरिकी झंडे का टैटू बनवा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हमले के बाद ट्रंप की चुनावी अंदाज बदला सा नजर आ रहा है और अब ट्रंप को लोगों की अच्छी खासी सहानुभूति भी मिलने लग गई है। अमेरिका से अब आपको ले चलते हैं स्पेन, जहां यूरो कप जीतने के बाद स्पेन की सड़कों पर महाजश्न चल रहा है। दरअसल यूरो कप जीतने के बाद चैंपियन टीम सोमवार को स्पेन पहुंची थी, जहां राजधानी मैड्रिड में उनका भव्य स्वागत किया गया। टीम ने शहर में ओपन बस परेड निकाली, जिसमें हजारों फैंस शामिल हुए। विक्ट्री परेड में खिलाड़ी 4 नंबर लिखी जर्सी पहन के शामिल हुए, क्योंकि स्पेन का ये चौथा यूरो टाइटल है। टीम के शानदार प्रदर्शन के बाद खिलाड़ियों से स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सैंचेज ने मुलाकात की और खिलाड़ियों को बधाई दी। चलिए अब आपको स्पेन से लेकर चलते हैं पेरिस। यूं तो पेरिस ओलंपिक की शुरुआत 26 जुलाई से होगी, लेकिन उससे पहले पेरिस में ओलंपिक मशाल रिले पहुंच गई, जिसे पेरिस के शहरों में घुमाया जाएगा। इस मशाल यात्रा में पेरिस के लोगों के साथ ही कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पेरिस में 26 जुलाई से ओलंपिक की शुरुआत होगी, जिसमें लगभग पूरी दुनिया से 10,000 खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। भारत के लगभग 100 से 125 खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। लंच टाइम के सातवें पड़ाव में हम आपको दिखाते हैं किसी महान व्यक्ति के विचार। आइए डालते हैं नजर आज के विचार पर। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं। मुलाकात होगी आप सभी के साथ अब कल। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए GNT।